युग, उस मनहूस पहाड़ी पर जाने का संकल्प त्याग दीजिए। अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप दूसरों की चिंता करते हुए स्वयं पर ध्यान देना भूल चुके हैं। महारानी सारिका युग से कहती हैं। राजकुमार युग की निगाह दूर जंगल के उस पार एक रहस्यमयी पहाड़ी पर जमी हुई थी। युग अपने कमजोर पड़े शरीर की ओर देखकर कहता है, मैंने सब खो दिया माँ। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मेरा जीवन अब व्यर्थ है। सारिका उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये तो भगवान तुम्हें विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे युग उनकी बात सुन भी नहीं रहा था। उसकी आंखें अब भी उस पहाड़ी पर टिकी थी। ये देख उसकी माँ फिर से कहती है, उस पहाड़ी के रहस्यमयी फूल के कारण तुमने एक बार तो अपने जीवन के साथ खेल लिया है, अब और नहीं बेटे। क्या हुआ है युग के साथ? क्या है मनहूस पहाड़ी का रहस्य? युग एक पराक्रमी योद्धा था जिसकी प्रेमिका थी राजकुमारी इंदुमती। परंतु समय की मार युग को कुछ ऐसी लगी कि उसका जीवन बर्बाद हो चुका था। उसकी सारी शक्तियां तो चली ही गई, साथ ही साथ इंदु, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो भी उसे धोखा देकर चली गई। एक दिन जन्नत देश के राजमहल में उथल पुथल मची हुई थी। सम्राट मौर्य वीर ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और राज्य मंत्री और सलाहकारों से पूछा, क्या इस सूचना को प्रजा तक पहुंचाया जाए? सारे सदस्य इस सूचना को प्रजा के साथ बांटने के लिए राजी नहीं थे। वहीं इंदुमती के राज्य कौशांबी के राजमहल में इंदुमती के पास अचानक से एक शिकारी चील उड़ते हुए खिड़की के पल्ले पर बैठ जाती है, जिसके पंजे पर एक छोटा सा लकड़ी का तावीज बंधा था। उस पक्षी को देखकर ही इंदुमती समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। दासी चील के पैर से बंधा तावीज उसे लाकर देती है। उस संदेश में लिखा था, जन्नत देश के राजकुमार युग की सांसें बंद हो चुकी हैं। आधी रात में इंदु का रथ जन्नत देश के महल पर पहुंच गया। वो झटपट महल के अंदर युग के कमरे की ओर शीघ्रता से चल पड़ी। वो युग के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहां आज भी सब कुछ वैसा ही था जैसा इंदु छोड़कर गई थी। एक पल के लिए वो स्तब्ध हुई। उसने देखा युग के करीबी आंसू बहा रहे हैं और युग का बेजान शरीर अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसी के बगल में उसकी मां बहुत ही बुरी स्थिति में बेहोश पड़ी हुई है। युग के कमजोर बेजान शरीर को देख इंदु ने अपने पास से कुछ फूल निकाले और उसे युग के चरणों में रखकर रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। युग, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जीते जी तो मैं तुमसे कह नहीं पाई, मगर अब तुम जहां भी हो मुझे माफ कर देना। इंदुमती रोते हुए धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। कोई भी इस समय अगर इंदु को देखता तो वो आसानी से समझ जाता कि इंदु झूठा रोना रो रही है। हालांकि वहां मौजूद किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब वास्तव में दुखी थे। तभी अचानक से युग की मां बेटे की मौत के सदमे में बेहोश हो गई थी। उन्हें होश आता है और आंखें खोलते ही वो एक पल को इधर उधर देखती हैं, जैसे कि वो भूल गई हो कि युग मर चुका है, और अगले ही पल फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी बीच जब उनकी नजर इंदु पर पड़ती है तो महारानी सारिका का क्रोध से शरीर कांपने लगता है और वो चिल्लाकर कहती हैं, दुष्ट लड़की, तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से मेरे युग की मृत्यु हो गई। तुझे यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले तुम्हें निकाला जाए, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। इंदु शीघ्र उसके चरणों में अपना सर रखकर रोते हुए कहती है। इंदु की बात सुन महारानी सारिका अपना पैर पीछे खींचते हुए गुस्से से कहती है, अगर तू नहीं चाहती है मैं तेरे प्राण लूं, निकल जा यहां से। सारिका की बात सुन इंदु सिवाय रोने की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। लेकिन तभी महाराज मौर्य वीर की दूसरी पत्नियों की बेटियां गुस्से से उसके पास आती हैं और बदतमीजी से इंदु का हाथ पकड़कर उसके मंगेतर समेत बेइज्जती के साथ महल से बाहर कर देती हैं। बस तभी इंदु ने फैसला कर लिया था कि इस अपमान का बदला वो लेकर रहेगी। मगर सवाल यह है कि महान योद्धा युग की मौत कैसे हुई और महारानी सारिका क्यों इंदु को कसूरवार ठहरा रही थी? दरअसल युग की एक बेहद ही भीषण हादसे में सारी शक्तियां जा चुकी थी। कहीं ना कहीं इंदु ही उसकी जिम्मेदार थी, जिसके बाद युग का शरीर आंतरिक रूप से खराब हो चुका था। अब वो सिर्फ एक मरीज बनकर रह गया था, मानो उसके शरीर को लकवा मार गया हो। युग के पिता सम्राट मौर्य वीर उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए महान वैद्य चंद्र स्वामी को आमंत्रित किया है। उनके पास जरूर कुछ समाधान होगा। वैद्य चंद्रा स्वामी कक्ष में आते हैं और वो युग को देखकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं।
और जैसे ही वो मंत्र का जाप कर लेते हैं, वो अपने हाथ को युग के माथे पर रख देते हैं, जिससे युग का माथा नीले रंग में चमकने लगता है। तभी अचानक से चंद्रा स्वामी झट से अपना हाथ युग के माथे पर से खींच लेते हैं, जैसे कि उन्हें अपने हाथ में जोरदार करंट लग गया हो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पुत्र को ठीक नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही आपके पुत्र को ठीक कर सकते हैं। ये कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो जाता है, परंतु 1 महीने बाद भी युग की हालत वैसी की वैसी ही थी। अब युग की प्रतिष्ठा धीरे धीरे घटने लगी थी। जो युग कुछ महीनों पहले पूरा दिन इंदु के साथ रहता, जिससे उसका इंदु के प्रति लगाव बढ़ते जा रहा था, लेकिन समय के साथ इंदु का लगाव युग के प्रति कम होते जा रहा था। वो युग से दूर होती जा रही थी। इंदु बेमन उसके पास बैठी रहती, उसे युग का कमजोर हो जाना अपनी आंखों। इंदुमती अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।